नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं विकास और आप सुन रहे हैं ब्लडी हॉरर स्टोरीज। ये कहानी है 2015 की, जब मैं मेरे दादा दादी के फार्म हाउस पे था। जब मैं वहां अकेला टीवी देख रहा था तो मुझे बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। गायों की रंभाहट से मुझे पता चला कि कुछ गड़बड़ है। मैंने दादा की बंदूक लेकर बाहर जाना शुरू किया और मुझे कुछ काले कपड़ों में लोग दिखे जो मास्क पहने हुए थे। वो मेरी तरफ आ रहे थे और मंत्र उच्चार कर रहे थे। मैंने डर के मारे गोलियां चला दी और वे भाग गए। लेकिन जब मैं वापस आया तो मुझे एक गाय का सिर दिखा जो मोमबत्तियों के घेरे में पड़ा था। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया और जब पुलिस पहुंची तो उन्हें खलिहान और मकई के खेत से कुछ सबूत मिली। ये एक डरावनी घटना थी जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक करते चलिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी मेरे दादा दादी के फार्म हाउस पर 2016 की गर्मियों में घटित हुई थी और उस समय मैं अकेला था क्योंकि मेरे दादा दादी कहीं बाहर गए हुए थे। मुझे कुछ रातों के लिए फार्म की देखभाल करने के लिए वहां रुकना था, जिसके लिए मुझे पैसे मिले थे। आखिरी रात जब मैं लिविंग रूम में टीवी देख रहा था तब मुझे बाहर मकई के खेत में एक अजीब आवाज सुनाई दी। पहले तो मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया, सोचते हुए कि शायद कोई हिरन होगा। लेकिन फिर मैंने सुना कि सभी गायें एक साथ रंभा रही हैं। आमतौर पर आपने एक समय में एक गाय को रंभाते हुए सुना होगा, लेकिन जब एक साथ सारी गायें रंभाने लगे तो कुछ तो गड़बड़ होता है। कोई चीज उन्हें डराने के लिए या फिर उन्हें इस तरह से विचलित कर सकती है। मैं सोच ही रहा था। मैं अकेला था, इसलिए यह मेरी ही जिम्मेदारी थी कि मैं देखूं कि क्या हो रहा है। मैं अलमारी में गया कोट पहनने के लिए और बाहर जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन जैसे ही मैं बाहर जाने वाला था मैंने एक बहुत ही तीखी गाय की आवाज सुनी। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, डर के मारे मेरे पैर कांप गए थे। मेरी हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की। गायों के साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा था। मैं तेजी से ऊपर अपने दादा के कमरे में गया जहां वे हमेशा अपनी कुछ बंदूकें रखते थे। मैंने उनकी वो राइफल निकाली और बाहर चला गया। गाय अभी रंभा रही थी, इसलिए मैं खलिहान में गया। वहां सब कुछ सामान्य दिख रहा था, सभी गायें वहीं थी। जब तक कि मैं आगे जा करके देखता, एक गाय अपनी स्टॉल से गायब थी। ये समझ में नहीं आ रहा था। मुझे यकीन था मैंने उसे आखिरी बार स्टॉल से ही बंधा हुआ देखा था। फिर मैंने खलिहान के बाहर मकई के खेत में एक गाय की तीखी आवाज सुनी तो मैं बाहर चला गया। जब मैं खेत की तरफ जा रहा था तो मुझे लगा कि मैंने लोगों की बातचीत सुनी है। अंततः इससे तंग आकर हवा में मैंने दो गोलियां फायर कर दी। सब कुछ शांत हो गया था, गायें चुप हो गई थीं और मुझे खेत में कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तब तक जब तक मैंने खेत में किसी के कदम ताल की आवाज नहीं सुनी। मुझे नहीं पता था कि अंदर कौन है। मेरे पास खेत में जाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मुझे वो करना ही था। यही कारण है कि किसान बंदूक रखते थे और मैं घर में छुपकर नहीं रह सकता था। मैंने फसल में चलना शुरू किया और मुझे अपने बगल में कई जोड़ी कदमों की आवाजें सुनाई दी। जैसे जैसे मैं खेत में आगे बढ़ता गया मैं और भी डरता गया और फिर मैं जम गया। एक मकई की लाइन में मुझसे कुछ फीट दूर एक एक आदमी काले कपड़ों में खड़ा था। मैंने अपनी बंदूक उठाई और उसे अपने खेत से बाहर जाने को कहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैं एकदम गोली चलाने के लिए तैयार था, लेकिन वो नहीं माना। मैंने उसे डराने के लिए एक गोली हवा में फायर की, लेकिन वो फिर भी नहीं माना, 1 इंच भी नहीं हिला। फिर उसने अपनी बाहें थोड़ी सी बाहर निकालते हुए मेरी तरफ चलना शुरू कर दिया, मानो मुझे अपने हथियार नीचे करने के लिए कह रहा था। मैंने फिर से उस पर अपनी बंदूक तानी और चिल्लाया कि वह बाहर चला जाए। तभी मुझे एक भयानक एहसास हुआ कि मुझे काले कपड़ों में कम से कम 6-7 लोगों ने घेर लिया था। यह तो सिर्फ वे लोग थे जिन्हें मैं देख पा रहा था। कौन जानता था कि कितने लोग वहां थे। जैसे ही वो आदमी मेरे करीब आया मैंने देखा कि वो बाकी सब लोग भयानक मास्क पहने हुए थे।
वह आदमी मेरे पास आते हुए रुक गया और मैं पीछे हटने लगा। वे सभी कुछ देर के लिए चुपचाप खड़े थे। मैं उस डर को शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता जो मैं अनुभव कर रहा था। मुझे लगा कि मैं मारा जाने वाला हूं। तभी उन्होंने कुछ ऐसी भाषा में मंत्रोच्चार करना शुरू किया जिसे मैं समझ नहीं पाया। ये मंत्र लगभग एक गाने जैसा लग रहा था और मैंने सोचा कि वे मुझ पर कोई विभत्स और भयानक अनुष्ठान करने वाले हैं। तभी मैंने मौका उठाकर जितनी तेजी से मैं भाग सकता था मैं भागा। मकई की लाइनों में दौड़ते समय जब मेरी सांस फूल गई तो मैंने अपनी दिशा में लगभग 6 राउंड फायर किए। मुझे बहुत सारे कदमों और फसलों के टूटने की आवाजें सुनाई दे रही थी जो बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहे थे। अंततः मैंने उन्हें डरा दिया। मैं फार्म हाउस की दिशा में वापस दौड़ा, रुका और जमीन पर कुछ देखा। जो मैंने देखा वो मेरे साथ हमेशा के लिए चिपक गया, मुझे चोट पहुंचाई। वहां मोमबत्तियों के घेरे के बीच में एक गाय का सिर पड़ा हुआ था। मुझे उल्टी करने का मन होने लगा। जैसे ही मैं फार्म हाउस में वापस आया मैंने उल्टी की। मैंने घर के फोन को उठाया और पुलिस को फोन किया। मैंने इंस्पेक्टर को फोन पर अपनी पूरी क्षमता के अनुसार सब कुछ बताया। उसने कहा कि एक अधिकारी जल्द ही वहां पहुंचेगा। पुलिस के फोन से पुलिस को फोन करने के बाद मैंने अपने माता पिता को फोन किया। उनको वहां की स्थिति के बारे में समझाया। उनसे मुझे लेने आने के लिए कहा। मेरे पिताजी ने कहा कि वो 1 घंटे में वहां पहुंचेंगे। मैं अपने दादा के कमरे में ऊपर बैठा कांपते हुए और रोते हुए प्रतीक्षा कर रहा था, जो एक अनंत काल जैसा लग रहा था। तभी मैंने आखिरकार पुलिस की कार की आवाज सुनी। मैं अधिकारी की ओर दौड़ा और अपने जी में पहली बार इतनी खुशी महसूस की कि मैंने अधिकारी को सब कुछ बता दिया। उसने खलिहान की ओर और फिर थोड़ा सा मकई की खेत की ओर तलाशी ली। उसे गाय का सिर मिला। इसके बाद उसने एक खोजी दल को बुलाया क्योंकि यह अब एक सक्रिय अपराध स्थल था। जब मेरे माता पिता पहुंचे तो मैंने और उनसे पहले पहुंचे अधिकारी ने उनके साथ बैठकर सब कुछ बताया कि क्या हुआ था। सौभाग्य से मेरे माता पिता मुझे घर ले गए। मेरे दादा दादी ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और पूरे फार्म हाउस में एक हाईटेक सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम लगवाया। कौन जानता है कि वह किस तरह का समूह था, लेकिन स्पष्ट रूप से वो किसी तरह का पशु बलिदान अनुष्ठान कर रहे थे या कुछ और। मैं बस दुर्भाग्य से अकेला पड़ गया था जब उन्होंने इसे करने के लिए इस फार्म हाउस को चुना। तो दोस्तों, यहाँ पहली कहानी का हुआ अंत और दूसरी कहानी की करते हैं शुरुआत। पर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये दूसरी कहानी हमें भेजी है राहुल ने जयपुर से। राहुल लिखते हैं कि मैं 25 साल का हूं। मैं जयपुर में अपने परिवार के फार्म हाउस पर रहता हूं। जब मेरे माता पिता बाहर जाते हैं तो उसकी देखभाल करता हूं। ये एक छोटा सा पारिवारिक फार्म है और कोई व्यावसायिक ऑपरेशंस नहीं होते यहाँ। मेरे माता पिता चाहते हैं कि जब वे बूढ़े हो जाएं तो मैं फार्म को संभाल लूं, क्योंकि मैं 3 बच्चों में सबसे बड़ा और इकलौता बेटा हूं। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मैं वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहता। मैं खुद की पूरी जिंदगी को असमंजस में नहीं रखना चाहता, और खासकर पिछले जुलाई में हुई एक अजीब घटना के बाद। मेरे माता पिता एक सप्ताह की रोमांटिक यात्रा पर गए हुए थे, इसलिए संपत्ति की देखभाल सिर्फ मेरी 2 बहनें कविता, मोनिका और मैं कर रहे थे। यहाँ आसपास ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा प्राइवेसी है जो मेरी राय में थोड़ी ज़्यादा ही है। लेकिन एक रात को यह सब बदल गया। रात के समय जब हम सोने जा रहे थे, मेरी बहनें अपने अपने काम में व्यस्त थीं। कविता अपने कमरे में ऑनलाइन कॉलेज का कोर्स वर्क कर रही थी और मोनिका और मैं लिविंग रूम में टीवी देख रहे थे। हम तीनों ही किसी न किसी तरह से फार्म की जिंदगी से बाहर निकलना चाहते थे, खासकर मैं जो सबसे बड़ा हूं और इकलौता बेटा हूं। फार्म जीवन का एक डरावना हिस्सा है। शिकारी सिर्फ जानवर ही नहीं है जो आपकी उपज खाते हैं, बल्कि लोग भी हैं जो आपसे चोरी करते हैं। विश्वास करें या ना करें, ऐसा होता है। भले ही यह सब हमारे साथ कई बार नहीं हुआ हो। हमारे घर में कुछ बंदूकें हैं, इसी कारण से अचानक हमारे 2 कुत्ते बाहर आंगन में पागल हो गए थे। कुछ ऐसा था जो निश्चित रूप से उन्हें डराया हुआ था। मैं बाहर गया यह देखने के लिए कि वे किस पर भौंक रहे थे। वे बाजरों के खेत की ओर देख रहे थे
जिसे मैंने सुना और फसलों के अंदर एक सीटी की आवाज सुनी। ये पहली बार था जब मैं अपने पिता के बिना संपत्ति पर किसी घुसपैठिए का सामना कर रहा था। मैं जल्दी से अंदर गया और बंदूक उठाई। मेरी बहनों ने मुझे समझाया कि अंधेरे में बाजरे के खेत में दौड़ना कितना डरावना होगा। इसके बजाय मैं वापस बाहर गया और हवा में एक गोली चलाई, जिससे कि मैं उसे बता सकूं कि हाँ, मैं आ गया हूं। शायद इस डर से वो लौट जाए। पर मेरे गोली चलाते ही कुत्तों की आवाज बंद हो गई और मैंने चिल्लाकर कहा कि जो भी है वो हमारी जमीन और हमारी प्रॉपर्टी से बाहर चला जाए। ऐसा कहकर मैं फिर से घर के अंदर आ गया। लेकिन मेरे घर के अंदर आते ही कुत्ते फिर से पगला गए और इस बार और भी ज्यादा तेजी से भौंकने लगे। मैं बाहर निकला तो देखा कि कुत्तों से लगभग 10 फीट की ही दूरी पर एक आदमी खड़ा था, सीधा बाजरे के खेत के सामने। मैं उस पर चिल्लाया। वो फसलों में वापस भाग गया। मैंने हवा में एक और गोली चलाई, लेकिन वहां जाने का कोई तरीका नहीं था और मेरा डर अपने चरम पर था। इसके बजाय मैं कुत्तों को अंदर लेकर आया। हमने अपने पिता को फोन किया, जिन्होंने मुझे बताया कि मुझे मुझे घर पर अपनी बहादुरी दिखानी ही पड़ेगी और अपनी बहनों की रक्षा करनी पड़ेगी। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर घुसपैठिया फिर से आए तो एक और चेतावनी और शॉट मार दूं। बाकी रात हम सभी अपने अपने कमरे में रहे। मेरी बहनों में से हर एक ने एक एक कुत्ता अपने साथ रखा था। बाद में जब मैं अपने कमरे में था तो मैंने फिर से बाहर सीटी की आवाज सुनी। मैंने देखा कि कोई घास में धीरे धीरे चल रहा था। जब मैंने उसके पास जमीन पर गोली चलाई तो वो भाग गया। हम कभी नहीं जान पाए कि वो कौन था, वो कौन घुसपैठ कर रहा था, लेकिन यह एक बहुत ही दहला देने वाला अनुभव था। हम कभी नहीं जान पाए कि वो कौन था, क्यों घुसपैठ कर रहा था, लेकिन यह बहुत ही दहला देने वाला अनुभव। राहुल जी ने हमें एक दूसरी कहानी भी दी है, जिसमें वो लिखते हैं, पहले मैं अपने चाचा चाची और बड़े भाई बहनों के साथ एक दूरस्थ क्षेत्र में रहता था, जहां हमारे घर के चारों ओर एक बड़ा चारागाह था और कोई अन्य घर नहीं थे। हम हमारी संपत्ति पर एक पुराना केबिन बनाए रखे थे, जो हमारे पास था, लेकिन जिसका हम कभी उपयोग नहीं करते थे। मेरे चाचा हमारी जमीन के बारे में कहानियां सुनाना बहुत पसंद करते थे और उन लोगों के बारे में बात करते थे जो हमसे पहले वहां रहते थे। फिर एक रात चाचा ने मुझे जमीन के बारे में एक और कहानी सुनाई, लेकिन ये काफी डरावनी थी। हमारे चारागाह के बीच में स्थित पुराना केबिन एक किसान और उसकी छोटी बेटी का था। वे दोनों वहां अकेले रहते थे और किसान अकेले ही खेत चलाने के लिए कठिन परिश्रम करता था। उसकी बेटी लगभग 5 साल की थी। वो एक सुंदर लड़की थी, गोरी त्वचा वाली और लंबे काले बाल, खुशमिजाज स्वभाव की वो नटखट लड़की। एक दिन जब किसान अपने ट्रैक्टर का उपयोग करके फसल काट रहा था तो एक भयानक दुर्घटना हुई। उसकी छोटी बेटी पास में खेल रही थी और जहां वह काम कर रहा था उसने उसे देर से देखा और उसे दूर जाने के लिए चिल्लाया, क्योंकि वो खतरनाक था। लेकिन उसने नहीं सुना और बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई। वो लड़की उस ट्रैक्टर के चपेट में आ गई और उसका पूरा शरीर उस फार की चपेट में आकर के फट गया। शायद मैं इस पे विश्वास नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये मुझे बहुत डराता था। मेरा भाई रोशन एक सामान्य युवा लड़का था और मजबूत शरीर का, निडर, कभी डरता नहीं था। मैंने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था जब तक ये घटना नहीं हुई। एक सप्ताह के अंत में रोशन अपने कुछ दोस्तों को कैंपिंग के ट्रिप के लिए आमंत्रित करता है और उन लोगों ने हमारी प्रॉपर्टी के पुराने केबिन में रहने की योजना बनाई, सोचते हुए कि इसे साफ करने और उपयोग करने का समय आ गया है। वे इस कैंपिंग के ट्रिप के बारे में बड़े उत्साहित थे और कैंपिंग ट्रिप से पहले केबिन को ठीक करने में बहुत समय बिताते थे। अब मेरे चाचा ने केवल मुझे किसान और उसकी बेटी की कहानी सुनाई थी। मेरे भाई और उसके दोस्तों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब अंधेरा होने लगा तो वे केबिन में गए। उन्होंने इधर उधर घूमकर मस्ती की, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा याद है वह कि जब वे सोने की तैयारी कर रहे थे, मैं कभी नहीं भूल सकता, रोशन के चेहरे पर वह सब नजर आ रहा था।
उसके दोस्त घर वापस दौड़े, पसीने से तरबतर और हाफते हुए। वे सब स्पष्ट रूप से भयभीत थे। रोशन अपने दोस्तों से थोड़े बाद सोने गया था और केबिन के एक पुराने बिस्तर में लेटा हुआ था। रात के बीच में वो जग गया क्योंकि उसने सोचा कि उसने किसी को रोते हुए सुना है। और फिर बाहर से एक हल्की चीख और फिर बाहर से एक हल्की चीख भरी आवाज कहीं चारागाह से आ रही थी। ये उसे बहुत डराने लगा था और उसने कहा कि ऐसा लग रहा था कि कुछ केबिन में घुसने की कोशिश कर रहा है और उसे लगातार देखे जाने का एहसास होने लगा। उसने इसे नजरअंदाज किया और फिर से सोने की कोशिश की। उसने इसे नजरअंदाज किया और फिर से सोने की कोशिश की, ये सोचते हुए कि यह शायद दूर के कोयट्स की आवाज होगी और उसे डरा रही होगी। लेकिन वो रोने की आवाज को समझ नहीं पाया। कुछ मिनटों तक सोने की कोशिश की। बाद में वो बहुत निराश हो गया क्योंकि रोने और चीखने की आवाज बंद नहीं हुई। आखिरकार वो अपने बिस्तर में बैठ गया और जो उसने अगले पल देखा वो उसे जीवन भर के लिए डराने वाला था। उसके बिस्तर के कुछ ही दूरी पर एक छोटी लड़की थी। वो उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था क्योंकि उसका चेहरा कितनी चोटों से भरा हुआ था। केवल इतना पता चल पा रहा था कि वो बहुत छोटी थी, एक बच्चे की तरह लंबे काले बाल, और वो लगातार रो रही थी। वो रोना ऐसा था कि उसे सुनकर दिल बीमार हो जाए क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दर्द में है और कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। जब रोशन और उसके दोस्त वापस घर दौड़े और सबको जगाकर बताया कि केबिन में क्या हुआ था, तो पहले तो उसे समझना मुश्किल था। मेरा भाई रोशन वास्तव में रो रहा था, जो पहले कभी नहीं हुआ था। मेरी चाची उसे शांत कराने की कोशिश कर रही थी, उसे पानी दे रही थी, पर रोशन को इन सब बातों की सुध भी नहीं थी। उसके सारे दोस्त और शरीर से उनके चेहरे से टपकता हुआ पसीना, वे सब कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन तक मैंने अपने भाई को किसान और उसकी बेटी की कहानी सुनाई जो मेरे चाचा ने मुझे सुनाई थी। वो पुराना केबिन अब कई सालों से बंद हो चुका है। शायद किसान की बेटी अब उसमें शांति से आराम कर सकती हो। दोस्तों, शुरू करते हैं अगली कहानी जो भेजी है हमें मंजेश जी ने, अजमेर राजस्थान से। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कहानियां अच्छी लग रही हो तो लाइक करें। ये वो कहानियां हैं जो आप जैसे लिसनर्स हमें हमारे मेल आईडी पर भेजते हैं, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में है। मंजेश जी लिखते हैं कि मैं एक फार्म हाउस पे रहता था और मेरी सौतेली माँ हमेशा से ही जमीन से जुड़ी जीवन शैली की ओर आकर्षित थी। अपने खाने को खुद उगाने और जानवरों को पालने का विचार उन्हें बहुत पसंद था। कई असफल प्रयासों के बाद हमें आखिरकार घर एक अच्छा भूखंड मिला था, जहां पर एक पहले से स्थापित फार्म था। जैसे ही हम वहां बसे, हमने कुछ जानवरों को फार्म पर लाया, जैसे कि मुर्गियां, बत्तख और कुछ खरगोश। हमने मुर्गियां और बत्तखों को संपत्ति के चारों ओर स्वतंत्र घूमने दिया, खुला छोड़ दिया था। कुछ समय के लिए सब कुछ ठीक रहा। वे फार्म को चेक करते थे जैसे और आनंदित हो उठते थे और हमें इससे कोई समस्या नहीं थी। लेकिन हमारे आखिरी बैच के बत्तखों के बच्चों को पालने के बाद कुछ अजीब हुआ। हमारे 4 वयस्क बत्तखों में से 2 बिना किसी निशान के गायब हो गए। ना तो कहीं पंख मिले और ना ही उनके शरीर किसी संघर्ष के संकेत, कुछ ना मिला। बस गायब हो गए और मानो जैसे हवा में विलीन हो गए। भले ही हम गांव के क्षेत्र में रहते थे, पर हम अपने पड़ोसियों को देख सकते थे। और हमारी संपत्ति के पीछे एक क्रीक था जो नदी से जुड़ा हुआ था, इसलिए कुछ समय के लिए हमने सोचा कि बत्तख शायद कहीं भटक गए होंगे। लेकिन एक शाम जब बारिश शुरू हुई और हम बाहर दौड़े ताकि सभी जानवर सुरक्षित अपने शेल्टर में हों, जब हम जानवरों की जांच कर रहे थे तो मेरी सौतेली माँ और मैंने जंगल में एक बत्तख की आवाज सुनी। बत्तख की आवाज ये बहुत धीमी होती है, पर वो पता नहीं क्यों इतनी तेज आ रही थी, पर वो थी बत्तख के ही जैसी। हमने संपत्ति के पार लगभग एकड़ तक दौड़ लगाई और यह देखने के लिए कि क्या वो हमारा गायब बत्तख है। मेरे पिता और भाई बंदूक के साथ जंगल की खोज में हमारी मदद करने आए। जब हम पेड़ की लाइन में साथ खड़े थे और वे क्रीक की ओर चले गए, तो मुझे कुछ
अजीब सी आवाज महसूस हुई। वैसी आवाज मैंने पहली बार ही सुनी थी। मैं संपत्ति के साइट्स की जांच करने लगा। इसके दौरान मैं पुराने खलिहान के पीछे देखने गया ताकि बत्तख के कोई निशान मिल सके। वो क्षेत्र शांत था और फेडिंग लाइट में जंगल थोड़ा डरावना महसूस हो रहा था। जब मैं उस जगह लौटा था जहां हम अलग हुए थे, तो मेरी सौतेली माँ जंगल से चिंतित निकल आई थी। आपको बता दूं कि हमारी संपत्ति के पीछे क्रीक एक छोटी धारा में बन जाती थी, जो जमीन के साथ साथ चलती थी, जिससे जानवर बिना हमारी जानकारी के आसानी से भटक जाते थे। जब हम नदी की उस धारा का सामना कर रहे थे, हमें सामने के जंगल से कई सारी आवाजें सुनाई देनी शुरू हुई। हमने सोचा कि ये हमारे बत्तख की आवाज होगी, और कुछ आवाजें बिल्कुल मेरे भाई की तरह। इसलिए हमने उसे भी खोजने की कोशिश की। लगभग कुछ ही सेकंड बाद मेरे पिता और भाई विपरीत दिशा में दौड़ते हुए आए और पूछा कि हम सीटी क्यों बजा रहे थे। मेरी सौतीली माँ और मैं भ्रमित थे। कहा कि यह हम नहीं थे। हमने मेरे पिता और भाई को बताया कि हमें लगा कि मेरे भाई और मेरे पिता वो सीटियों की आवाज बजा रहे थे। हम सभी सहमत हुए कि हम में से किसी ने ऐसा नहीं किया। तो क्या हम किसी और लोगों के सामने थे? यह स्पष्ट करने के लिए सीटी हमारे सामने से आई थी, लेकिन वहां किसी का कोई निशान नहीं था। हमने कोई हरकत नहीं देखी, ना ही कोई और आवाज सुनी। केवल सीटियां जो कई बार बजी, परेशान करने वाली थी। हम वापस चुपचाप अपने घर लौट आए। जब मैं वहां नहीं था, तो मेरे भाई और बहन ने फिर से इन सीटियों की आवाज सुनी। ये रात के 8 बजे के आसपास का समय था, लेकिन चूंकि ये गर्मी का समय था तो बाहर अभी भी रोशनी थी और एक बुरा तूफान आ रहा था। मेरे भाई और बहन आसमान को कभी काला और कभी ग्रे होते हुए देख रहे थे। हमारे यार्ड के पीछे की ओर लगभग 1 एकड़ दूर और दिख जाने वाली दूरी पर सफेद कपड़ों में एक आदमी को झुका हुआ देखा। मेरे भाई ने जैसे ही उसे देखा, वो चिल्लाने लगा और अपनी बंदूक से आसमान की तरफ गोली चलाई और उसे कई बार छोड़ने के लिए कहा। अचानक उस सफेद कपड़े में खड़ा वो आदमी भागने लगा। मेरी बहन ने उसे बॉन्ड के पोस्ट के पीछे भागते हुए देखा था। उसने मेरे भाई को यह बताया। मेरी बहन उस आदमी को स्पष्ट रूप से देख सकती थी जब वो आदमी मूव किया, और उसके बाद वो कहीं गायब हो गया। मेरी बहन से ये पूछने में कि वास्तव में क्या ये आदमी था, अधिक बात करने के बाद उसने कहा कि उस आदमी के चारों ओर एक असामान्य चमक थी, जिससे उन्होंने उसे अंधेरे जंगल में देखा। मुझे यकीन नहीं है कि यह कहानी सीटी से जुड़ी है या नहीं, लेकिन मेरे माता पिता निश्चित रूप से नहीं चाहते कि अब हम जंगल में जाएं। मेरी बहन उस दिन से गुमसुम रहने लगी, और हम सब भाई बहन मिलकर के उसे अब हंसा करके वापस उसकी दुनिया में ले आते हैं। मेरे भाई को वो भयानक नजारा कुछ पल के लिए ही दिखा था, पर मेरी बहन ने तो शायद उस भयानक मंजर को अपने मन में बसा लिया था। दोस्तों, अब हमारा परिवार उस फार्म हाउस से वापस शहर में आ गया है। मेरे माता पिता नहीं चाहते कि अब हम जंगल में जाएं। तो ये थी आज की कहानी जो हमारे लिसनर्स ने हमें भेजी थी। अगर आपको कहानियाँ अच्छी लग रही हैं और आप हॉरर स्टोरीज सुनने के शौकीन हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आपकी भी कोई कहानी है तो उस कहानी को हम तक पहुंचाइए हमारे ईमेल आईडी पर, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्ड है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।